नमस्कार दोस्तों, हम गुप्त काल पढ़ रहे हैं और गुप्त काल में आज हम स्कंदगुप्त के बाद कमज़ोर उत्तराधिकारी और गुप्त वंश का पतन, ये टॉपिक आज हम पढ़ने वाले हैं। तो मैं हेडिंग दे देता हूँ पहले। ठीक है, कमज़ोर उत्तराधिकारी व गुप्त काल व पतन। ठीक है, तो आज हमारा चैप्टर जो है वो इस हिसाब से रहेगा। अब हम बात शुरू करने जा रहे हैं और सबसे पहले हम बात करेंगे पूर्व गुप्त पर। ठीक है, गुप्त काल स्कंदगुप्त के बाद में पूर्व गुप्त शासक हुए। ऐसा माना जाता है कि कुमार गुप्त का उत्तराधिकारी था पूर्व गुप्त, ऐसा भी माना जाता है। जायसवाल ने ये बात ही कही थी, परंतु बाकी जितने भी प्रमाण हम चेक करते हैं तो हमें एक प्रकार से इस बात का ज्ञान हो जाता है कि पूर्व गुप्त गुप्त काल में यूँ कहिए कि स्कंदगुप्त के बाद हुए थे। कैसे कह सकते हैं हम क्योंकि पुरुगुप्त के सिक्कों की क्वालिटीज़ देखो आप, पुरुगुप्त के साम्राज्य का विस्तार देखो, पुरुगुप्त के जितने भी लेख वगैरह कुछ मिले हैं उनको अगर अपन देखते हैं तो पता चलता है कि पुरुगुप्त का शासनकाल निसंदेह स्कंदगुप्त के बाद शुरू हुआ है। ठीक है, तो विद्वान जो है वो सर्वमान्य रूप से ये कहते हैं कि पुरुगुप्त का शासन जो है वो आपकी इसके बाद शुरू हुआ है और 467 से 473 इसका शासन मानते हैं। ठीक है, वैसे मैं एक बात बता दूं आपको, ये आपको ऐसे लोड लेने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे सवाल बनते भी नहीं है कि किसके बाद कौन शासक हुआ। बाद में क्या है ना कि सारे पुख्ता प्रमाण भी नहीं होते। हाँ, स्टार्टिंग में ज़रूर रहता कि मुख्य शासकों के बारे में ज़रूर चीज़ें पूछी जाती है, परंतु छोटे जो शासक होते हैं उनके बारे में कोई एक आधी उपलब्धि ध्यान रखो आप तो ज़्यादा ठीक होता है। ठीक है, तो पूर्व गुप्त की अगर अपन बात करें तो हम इसके बारे में हमें क्या क्या ध्यान रखना है उस पर हम सबसे पहले डिटेल से चर्चा करते हैं। सबसे पहली बात, भीतरी स्तंभ लेख जो था वहाँ पे एक मुद्रा भी मिली है, मुद्रा लेख भी मिला है, उसमें इसको कुमार गुप्त और अनंत देवी का पुत्र बताया गया है। ठीक है, तो पहला पॉइंट हमें इसमें क्या ध्यान रखना है कि भीतरी मुद्रा लेख में कुमार गुप्त व अनंत देवी का पुत्र बताया है। ठीक है, तो इस आधार पर हम दो निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। पहला तो ये है कि हो सकता है कुमार गुप्त के बाद वो शासक बना हो। ठीक है, या हो सकता है कि वो स्कंदगुप्त के बाद शासक बना हो, स्कंदगुप्त का ही भाई था ये। ठीक है, इस हिसाब से। और एक तो बात ये हमें ध्यान रखनी है कि कुमार गुप्त व अनंत देवी का पुत्र बताया है। भीतरी स्तंभ लेख वाले इसी इलाके में भीतरी के अंदर एक मुद्रा लेख भी मिला है, उस मुद्रा लेख में हमें इसकी जानकारी मिलती है। ठीक है, और उसके बाद में यहाँ से हमें और भी कई सारी जानकारियाँ मिली हैं। तो जैसे ये अनंत देवी का पुत्र था, तो स्कंदगुप्त जो है वो आपको पता होगा देविका का पुत्र था। किसका पुत्र था? देविका का। पिता तो दोनों का एक ही था, तो ये दोनों आपस में भाई रहे हैं। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, यह पहला बौद्ध शासक था, ये पहला बौद्ध शासक। ठीक है, पहला गुप्त बौद्ध शासक, क्योंकि इससे पहले सारे वैष्णव थे, यह बौद्ध शासक था। ठीक है, ये कैसा शासक था? बौद्ध शासक था। और इस बात की जानकारी हम किस आधार पर कह सकते हैं? पहला बौद्ध शासक था, इसकी जानकारी। अब ये इस पूर्व गुप्त में हमें ध्यान रखने योग्य बात है कि पहला गुप्त शासक जिसने बौद्ध धर्म ग्रहण किया
तो वो पुरुगुप्त था। ये हम किस बात पे कह सकते हैं? हम ये कह सकते हैं कि एक परमार्थ है। परमार्थ ने क्या लिखा है? परमार्थ ने वसुबंधु की जीवनी लिखी थी, और परमार्थकृत वसुबंधु की जीवनी में क्या लिखा है? जीवनी में क्या लिखा है? इसमें लिखा है कि अयोध्या के विक्रमादित्य ने अपने पुत्र की शिक्षा के लिए वसुबंधु को उसका गुरु नियुक्त किया था। वसुबंधु बौद्ध था। ठीक है, में लिखा है कि विक्रमादित्य ने अपने पुत्र, अयोध्या के विक्रमादित्य ने ना, ध्यान रखना, ये इन्होंने ऐसा लिखा है। अयोध्या के विक्रमादित्य ने अपने पुत्र बालादित्य की शिक्षा हेतु वसुबंधु बौद्ध को नियुक्त किया था। अब इस बात पे भी एक प्रकार के संशय बने हुए हैं। कैसे? कई विद्वान ये कहते हैं कि बालादित्य नरसिंहगुप्त बालादित्य की बात कर रहा है। ठीक है, कुछ विद्वान कहते हैं कि बालादित्य इसी की उपाधि थी। तो अभी भी ये कुछ फिक्स नहीं है, परंतु बाकी जितने भी चीज़ें हमें मिलती हैं उनके बेस पे हम ये कह सकते हैं कि ये पहला बौद्ध शासक था। इससे पहले कोई भी बौद्ध शासक नहीं था, सारे गुप्त वैष्णव थे, एक यह इस समय बौद्ध शासक था। सबसे इंटरेस्टिंग बात ये थी। उसके बाद में हम अगर देखें तो इसके बारे में इसकी कई सिक्के भी मिले हैं जिसके ऊपर प्रकाशादित्य की उपाधि मिलती है। इसके सिक्कों पर प्रकाशादित्य श्री की उपाधि मिलती है। ठीक है, तो पुरुगुप्त में बस इतना ही ध्यान रखना है कि सबसे बड़ी बात ये बस। ठीक है, और नालंदा के अंदर भी एक मोहर मिली है। नालंदा में इसकी एक मोहर मिली है, इसकी मोहर मिली है। ठीक है, बस इतना ठीक है। पुरुगुप्त में से ज़्यादा कुछ नहीं बचा। अब मैं आ रहा हूँ दूसरे पॉइंट पे। पुरुगुप्त के बाद में बना कुमारगुप्त द्वितीय। ठीक है, कौन बना? कुमारगुप्त द्वितीय। कुमारगुप्त द्वितीय, और इसका शासनकाल रहता है 473 से 476। ठीक है, ये 3 वर्ष इसका शासन रहा। ये भी बौद्ध था, और सारनाथ में इसका लेख मिला है। गुप्त शासकों के जितने भी लेख मिले हैं, सारनाथ से कोई लेख नहीं मिला। सारनाथ से पहला लेख कुमारगुप्त द्वितीय का प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो इसमें हम क्या क्या पॉइंट्स याद रखेंगे? पहला पॉइंट, पहला शासक, गुप्त शासक जिसका लेख सारनाथ से प्राप्त हुआ। ठीक है, इस लेख में इस लेख से निम्न जानकारियां प्राप्त होती है। इस लेख से पहली जानकारी हमें क्या मिलती है? इस लेख से हमें पता चलता है कि इसने भूमि रक्षित की उपाधि ली थी। भूमि रक्षित की उपाधि ली। ठीक है, इसके साथ साथ इसमें जानकारी मिलती है कि इस लेख को है वो एक बौद्ध भिक्षु ने बनाया था, अभय मित्र नामक। अभय मित्र बौद्ध भिक्षु द्वारा
यह लेख लिखवाया गया। और तीसरी बात जानकारी मिलती है कि यह शासक भी बौद्ध था, यह भी बौद्ध धर्म का अनुयायी था। ठीक है, यह भी बौद्ध धर्म का अनुयायी था। इस जानकारी हमारे को यहाँ से मिल जाती है। ये तीन चीज़ें यहाँ से मिलती है। अच्छा, एक और बात इसकी पता चलती है कि यह 473 का लेख है, 473 ईस्वी का लेख है, और इसी से इसके राज्याभिषेक की जानकारी हमारे को प्राप्त हो जाती है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है इसके अंदर। इसके अलावा अगर अपन देखें इसके अंदर, पहला पॉइंट ये ठीक था परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से, और दूसरा कुमारगुप्त द्वितीय और भीतरी के अंदर एक इसका मुद्रा भी प्राप्त हुई है, भीतरी से मुद्रा प्राप्त हुई है। बस इतना ही ध्यान रखना है, इसमें प्राप्त हुई। ठीक है, कुमारगुप्त द्वितीय हो गया। अब आते हैं अपन कुमारगुप्त द्वितीय के बाद में तीसरे शासक के ऊपर, जो पतनोन्मुख गुप्त वंश के थे। और अब तीसरा सबसे महत्वपूर्ण शासक आएगा बुद्धगुप्त। ठीक है, और बुद्धगुप्त का शासन रहा 476 से 494 ईस्वी के बीच में। ठीक है, और यह भी यूँ कहिए कि बौद्ध अनुयायी था। और इसके दामोदरपुर में एक ताम्र लेख मिला है इसका। इसके अलावा इसका नालंदा से भी एक लेख प्राप्त हुआ है। इसके कई सारे स्वर्ण सिक्के भी हमें, कई सारे तो नहीं, कुछ स्वर्ण सिक्के भी हमें प्राप्त हुए हैं। तो बुद्धगुप्त में क्या क्या ध्यान रखना है? पहली बात, सारनाथ लेख से सारनाथ लेख, कुमारगुप्त वाला लेख से 476 ईस्वी की जानकारी मिल जाती है, पहली बात। दूसरी बात ये कि इसके कई लेख मिले हैं। इसके दो मुख्य लेख मिले हैं, मुख्य ताम्र लेख मिले हैं, एक दामोदरपुर का और एक आपके पंढरपुर का। दामोदरपुर के ताम्रलेख से परम भट्टारक की उपाधि मिलती है। परम भट्टारक, परम देवता। ठीक है, इसकी उपाधि मिलती है। पंढरपुर से इतना कुछ विशेष नहीं है। ठीक है, इसके साथ साथ हम देखते हैं कि हेनशांग क्या लिखता है। हेनशांग लिखता है कि इसने नालंदा विहार के लिए दान दिया था। हेनशांग के अनुसार क्या कहता है? नालंदा विहार हेतु दान दिया था, और दान दिया, अतः यह बौद्ध अनुयायी था। अतः यह भी बौद्ध अनुयायी, और एक स्वर्ण सिक्का इसका प्राप्त हुआ है। ये बात भी हमारे को ध्यान रखनी है। स्वर्ण मुद्रा प्राप्त हुई, जिस पर श्री विक्रम व मयूर लिखा हुआ है। वह मयूर उत्कीर्ण है। ठीक है, ये बुद्धगुप्त का था। और बुद्धगुप्त के बाद में, इसके बाद शासन 3 भागों में बंट गया। हम इसको चलो इसमें लिख लेते हैं। इसके बाद इसका राज्य 3 भागों में बंटा। तीन भागों में बंट गया। कैसे बंटा? देखिए, भानुगुप्त जो कि मालवा का क्षेत्र ले बैठा, नरसिंह गुप्त जो कि आपके मगध का शासन लेके बैठा, और वैन्य गुप्त जो कि बंगाल का शासक बना। ठीक है, तो इस हिसाब से
3 क्षेत्रों में इसका विभाजन हो गया। अपने एक एक को देखते हैं, ठीक है। तो अब सबसे पहले हम पढ़ लेते थोड़ा सा भानुगुप्त को। भानुगुप्त, ठीक है। ये आप देख रहे होंगे, ये एरन अभिलेख है। ये अभिलेख इस जगह पे लिखा हुआ है, यहाँ पे, ठीक है। ये एरन अभिलेख है और ये भानुगुप्त के काल का ही है। और इस अभिलेख की खास बात क्या है कि इस अभिलेख पर भारतीय सती प्रथा, भारत में सती प्रथा के पहले अभिलेखीय साक्ष्य यहाँ से मिले हैं। ऐसा लिखा है कि हूणों के विरुद्ध युद्ध हुआ था और उस युद्ध में, जब हूणों के विरुद्ध युद्ध हुआ तो उस युद्ध में बुद्धगुप्त की सेना गई थी, और भानुगुप्त की, और उसमें सेनापति गोपराज की मृत्यु हुई और उसके बाद उसकी पत्नी जो है वो सती हो गई थी। तो एरन अभिलेख पहला अभिलेख है जो हमें भारत में सती प्रथा का एक अभिलेखीय साक्ष्य प्रदान करता है। पुस्तक की साक्ष्य नहीं, साहित्यिक साक्ष्य नहीं, बल्कि अभिलेखीय साक्ष्य उपलब्ध करवाता है। और इसी कारण भानुगुप्त को हम पढ़ते हैं। भानुगुप्त का सवाल जनरली इसी स्थान से बनता है। भानुगुप्त मालवा क्षेत्र में था और इसमें क्या क्या बातें याद रखनी है, मैं पुनः एक बार इसको रिपीट कर देता हूँ। एरन अभिलेख मिला जो कि 510 ईस्वी का है, ठीक है। और इस पे क्या लिखा है कि हूणों के साथ सुभत युद्ध हुआ। सुभत का मतलब विद्वानों ने लगाया स्वतंत्रता युद्ध हुआ, ठीक है, जिसमें सेनापति गोपराज, याद रखना बहुत महत्वपूर्ण है, गोपराज वीरगति को प्राप्त हुए। तत्पश्चात एरन मध्य प्रदेश में सागर जिले में, पहली बात बता चुका हूँ। तत्पश्चात, क्योंकि एरन में समुद्रगुप्त का लेख भी मिला जो ठीक इसके पास में इस साइड में आया हुआ है, दिख नहीं रहा है यहाँ पे। तत्पश्चात इसकी पत्नी सतीवी, पत्नी का नाम कहीं नहीं मिलता है ना, पत्नी सतीवी, ठीक है। तो सती प्रथा का पहला अभिलेखीय साक्ष्य है ये बहुत महत्वपूर्ण है विद्यार्थियों, ठीक है। तो सती प्रथा का पहला अभिलेखीय साक्ष्य कौन सा है, तब आप कहोगे कि सती प्रथा का पहला अभिलेखीय साक्ष्य है वो आपके कौन सा है, वो है एरन अभिलेख, ठीक है, जो कि भानुगुप्त के काल का 510 ईस्वी का है। और ये सेनापति का नाम भी याद रखना, और साथ में हमें है वो ये अभिलेख 510 ईस्वी का है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। इतनी बातें याद रखनी है। तो ये वो अभिलेख है। एक चीज़ इसमें और भी है महत्वपूर्ण कि इसकी मृत्यु के बाद चंद्रगुप्त तृतीय शासक बना जो गृह युद्ध में मारा गया। और पूरे गुप्त इतिहास में ये पहला उदाहरण है जो गृह युद्ध में मारा गया हो, ठीक है। इसका थोड़ा सा ध्यान रखना आप। ये हमारे हो गया, भानुगुप्त हो गया, बुद्धगुप्त के बाद में ये भानुगुप्त। अब मैं थोड़ा सा बता देता हूं आपको नरसिंहगुप्त बालादित्य के बारे में। भानुगुप्त के बाद में नरसिंहगुप्त बालादित्य। अब ये मगध क्षेत्र में हुआ, ठीक है।
तो मगध क्षेत्र में हुआ तो बुद्धगुप्त के ठीक बाद में हुआ, मतलब 494 तक बुद्धगुप्त था, तो ये 495 से मगध क्षेत्र में शुरू होगा। ठीक है, ये देखिए ये मगध क्षेत्र का है, बुद्धगुप्त का असली उत्तराधिकारी यही था। ठीक है, तो ये होगा आपके 495 से लगभग 510 तक। देखो ये सन याद रखने की ज़्यादा ज़रूरत हमारे को है नहीं। ठीक है, इसके काल में हूण आक्रमण हुआ था, सबसे बड़ी बात है। हूण आक्रमण हुआ इस समय, और हूण आक्रमण जो हुआ इसके बारे में हमें ध्यान रखना है कि हूणों का इसने नाश किया था, और उस समय हूणों का जो नाश किया था तो हूण शासक उस समय मिहिर कुल थे। तो यहाँ पे मुझे छोटी सी कहानी याद आ रही है, तो मैं सुनाता तो नहीं हूँ, फिर भी मुझे सुनानी पड़ेगी। सबसे पहली चीज़ कि जो आर्यभट्ट थे, वो आर्यभट्ट इसी नरसिंहगुप्त बालादित्य के मित्र माने जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि आर्यभट्ट नरसिंहगुप्त बालादित्य के मित्र थे। आर्यभट्ट पूर्णिमा के बेटे थे, पूर्णिमा इनकी माता जी का नाम था, और आयुर्वेदाचार्य उदय भट्ट के पुत्र थे। माना जाता है कि इनका जन्म कुछ कहते हैं पाटलिपुत्र में हुआ था, कुछ कहते हैं दक्षिण भारत में हुआ था, क्योंकि आर्यभट्ट की कई सारी पांडुलिपियाँ जो है वो मलयालम भाषा से भी मिली है। आर्यभट्ट जो है वो आपके नरसिंहगुप्त बालादित्य की सहायता के लिए पाटलिपुत्र आए थे, और आर्यभट्ट से पूछा गया बालादित्य द्वारा कि किस तरह से इसका निदान किया जाए हूणों का। तब बालादित्य को आर्यभट्ट ने सुझाव दिया था कि हूणों की जो ताकत है, वैसे तो उसने पहले व्यंग्य शैली में कहा था कि अगर मछली को या जिरा उसको ब्लू व्हेल को अगर अपन समुद्र से स्थलखंड पे लाते हैं तो वो किसी से भी पराजित हो सकती है। तो बालादित्य की बात समझ में नहीं आई कि इसका मतलब क्या होता है। तब उन्होंने कहा इसका मतलब ये होता है कि हूण जो है, अगर हूण घोड़े पे रहेगा तब तो वो पराजित नहीं होगा। हूणों को पराजित करने के लिए उसको घोड़ों से उतारना ज़रूरी है। तब कहते हैं कि बालादित्य ने इनका सुझाव माना कि फिर क्या करना चाहिए। तब इन्होंने कहा कि आपको पाटलिपुत्र राजधानी बदल के पहाड़ों में चला जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि पहाड़ों में फिर घोड़े चल नहीं पाते हैं। तो फिर बालादित्य ने कहते हैं कि अपनी राजधानी परिवर्तित करके पहाड़ों में कर ली थी, और फिर जब हूणों का अटैक हुआ और हूण जब पाटलिपुत्र पहुँचते हैं तो उनको वहाँ पे कुछ भी नहीं मिला। तो पूछा वहाँ पे लोगों को, तो पता चला कि राजधानी जो है पहाड़ों में है। फिर वहाँ से कहते हैं कि घोड़ों के साथ में जब ये हूण सेना मिहिर कुल के नेतृत्व में थी, ये सेना घोड़ों के साथ जब पहाड़ी क्षेत्र में आगे बढ़ती है तब वो चारों तरफ से नरसिंहगुप्त बालादित्य की सेना के साथ में सेना ने उनको घेर लिया, और यहाँ पे जब घोड़ों से सैनिक उतर गए तो वो कमज़ोर हो गए थे, और वहाँ पर नरसिंहगुप्त बालादित्य की सेना ने मिहिर कुल को कैद कर लिया, और वो नरसिंहगुप्त बालादित्य के पास में ले जाते हैं। वहाँ जब वो ले गए उसको, तब आखिरी इच्छा जब पूछी गई तो उसने मिहिर कुल ने कहा कि मेरी आखिरी इच्छा सिर्फ इतनी है कि मेरी माँ है नहीं, मैं चाहता हूँ कि मैं आपकी माँ से मिलूँ एक बार। तब उसको नरसिंहगुप्त बालादित्य अपनी माँ से मिलवाने ले जाता है। माँ ने जब उसको आशीर्वाद दिया तो आशीर्वाद उसने यही दिया कि लंबी उम्र हो आपकी। तो उसने कहा लंबी उम्र तो कहाँ, आपका बेटा तो मारने वाला मुझे। तब नरसिंहगुप्त बालादित्य की माँ ने उसको कहा कि अब उसको मैंने आशीर्वाद दे दिया तो मार नहीं सकता। तब उसने कहा कि मुझे, मिहिर कुल ने कहा कि छोड़ दो, मैं चला जाऊंगा और वापस कभी अटैक नहीं करूंगा। और फिर कहते हैं कि रिहा कर दिया गया उसको, और वो कश्मीर क्षेत्र में चला जाता है। फिर वापस उसने कभी अटैक नहीं किया। तो नरसिंहगुप्त बालादित्य के काल में हूण आक्रमण मिहिर कुल के नेतृत्व में हुआ, और उसका नरसिंहगुप्त ने संहार किया हूणों का, मिहिर कुल को पकड़ा, रिहा किया। ये सवाल पूरे इस बालादित्य के काल का सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। और इसके बारे में भी यही कहा जाता है कि वसुबंधु ने इसको भी बौद्ध शिक्षा दी थी। वसुबंधु पता नहीं कितना लंबा जिया था, तो वसुबंधु के बारे में कहा जाता है कि इसको भी वसुबंधु ने शिक्षा दी थी। ह्वेनसांग कहता है कि इसने भी नालंदा महाविहार को कई सारे गांव दान में दिए थे। तो नरसिंहगुप्त बालादित्य भी एक प्रकार से बौद्ध अनुयायी माना जाता है। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण है नरसिंहगुप्त बालादित्य। तो हूणों का अंतिम आक्रमण था ये, इसके बाद हूणों को वापस आक्रमण नहीं हुआ। तो ये पूछते हैं कि खुशनवाज के नेतृत्व में हूणों ने आक्रमण किसके काल में किया, और मिहिर कुल के नेतृत्व में हूणों ने आक्रमण किस काल में किया। तो ये सवाल हमारी परीक्षा के एंगल से काफ़ी ठीक है, तो थोड़ा सा इनका ध्यान रखना। अब हमें क्या क्या पॉइंट्स चेक करने हैं, मैं एक एक पॉइंट को यहाँ पे लिख रहा हूँ।
नरसिंहगुप्त पुरुगुप्त का बेटा था, ध्यान रखना। पुरुगुप्त व श्रीवत्स देवी का पुत्र। ठीक है, पुत्र था, पहली बात। दूसरी बात आपको क्या ध्यान रखनी है कि इसके काल में मिहिर कुल हूण का आक्रमण हुआ। आर्यभट्ट ने सहायता की नरसिंहगुप्त की, क्योंकि आपस में मित्र थे। आर्यभट्ट को कहते हैं कि आचार्य ऐसी ने बनाया था। आर्यभट्ट ने सहायता की, हूणों का संहार किया। ठीक है, मिहिर कुल गिरफ्तार व रिहा, ये सारी बात यहाँ पे भी। ठीक है, इसका थोड़ा सा ध्यान रखना। दूसरी बात, नालंदा का एक मुद्रा लेख है। नालंदा मुद्रा लेख में इसकी उपाधि परम भागवत मिलती है। इसकी उपाधि क्या मिलती है? परम भागवत मिलती है। परम भागवत मतलब वैष्णव। परंतु अन्य स्रोत इसका बोध होना बताते हैं। बोध होना बताते हैं। जैसे नालंदा महाविहार को दान, कौन कह रहा है? ये वैनशांग कह रहा है। ठीक है, इसके अलावा बौद्ध वसुबंधु से शिक्षा, ठीक है, ये दो प्रमाण हमें क्या बताते हैं कि यह बौद्ध धर्म से संबंधित था। इसने भी अपने यूँ कहिए कि बौद्ध धर्म लिया होगा। इसके अलावा आपके आर्य मंजूश्री मूल कल्प भी यही कहता है। ये भी कौन बताता है? ये कहता है कि बौद्ध था। ठीक है, ये सारी बातें नरसिंहगुप्त बालादित्य को बौद्ध सिद्ध करती है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। ठीक है, बालादित्य इसकी क्या थी? उपाधि थी। ये दूसरा पॉइंट। उसके बाद में आता वैन्यगुप्त। ठीक है, वैन्यगुप्त जो कि बंगाल में था, और बंगाल से इसके दो अभिलेख मिले हैं, गणोधर और कोमिला। कोमिला अभिलेख में पता चलता है कि इसने नहरों का निर्माण करवाया था, और गणोधर अभिलेख में सामंतों के नाम मिलते हैं। और पहली बार सामंत शब्द का अभिलेखीय साक्ष्य गणोधर अभिलेख से प्राप्त होता है। वो किसका है? वैन्यगुप्त का। ठीक है, तो मैं चाहता हूं कि मैं वैन्यगुप्त भी आपको लिखवा देता हूं। वैन्यगुप्त, ठीक है। अब देखिए वैन्यगुप्त के क्या क्या ध्यान रखना। पहला पॉइंट, गणोधर अभिलेख बंगाल में है, सभी दोनों है ना, ध्यान रखना। और ये पहला अभिलेख है जो ये 507 ईस्वी के आसपास का है। और इस अभिलेख में आपके रुद्रदत्त और विजयसेन दो सामंतों के नाम मिलते हैं। रुद्रदत्त व विजयसेन सामंतों के नाम। पहली चीज। दूसरी बात क्या ध्यान रखनी है कि सामंत शब्द का पहला अभिलेखीय साक्ष्य, सामंत शब्द का पहला
अभिलेखीय साक्ष्य। ठीक है, ये कई बार सवाल पूछते हैं तो इसका थोड़ा सा स्पेशल ध्यान रखना। ठीक है, दूसरा है आपकी एक अच्छा, इसमें एक चीज़ और भी है कि बौद्ध विहारों को भूमि दान में दी। बौद्ध विहारों को भूमि दान, इसमें ये भी बात मिलती है। ठीक है, अब अपन आते हैं एक और इसका अभिलेख है कोमिला का। सॉरी, दूसरे नंबर पे कोमिला अभिलेख, और इससे पता चलता है कि इसने नहरों का निर्माण करवाया था। नहर निर्माण के साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, नहर निर्माण का उल्लेख कौन से अभिलेख से मिलता है? कोमिला के लेख से मिलता है। और तीसरी बात वैन्यगुप्त में आप क्या ध्यान रख सकते हो? तीसरी बात आप ये ध्यान रख सकते हो कि बंगाल के अंदर एक काली घाट मुद्रा है, भंडार मिला है, काली घाट मुद्रा भंडार। ये सारे बंगाल में है क्योंकि वैन्यगुप्त खुद बंगाल से ही संबंधित था। मुद्रा भंडार, मुद्रा भंडार, ठीक है, जहाँ से कई सारी मुद्राएं हैं वो प्राप्त हुई है। और इन मुद्रा भंडारों से इसकी उपाधि मिलती है द्वादश आदित्य। ठीक है, क्या मिलती है? द्वादशादित्य उपाधि मिलती है। बस ये तीन चीज़ें आपको वैन्यगुप्त में ध्यान रखनी है, जो कि यूँ कहिए कि बंगाल से संबंधित था। ठीक है, तो ये हो गया भानुगुप्त, नरसिंहगुप्त और वैन्यगुप्त। अब अंतिम शासक है आपके विष्णुगुप्त, और लास्ट में हम ले लेते हैं मैं आपको क्या कर रहा हूँ यहाँ, कैसे करते हैं कि बुद्धगुप्त लिखा है हमने तीसरे नंबर पे, चौथा नंबर ये कर लेते हैं, ये चौथे नंबर पे, ये पाँचवें नंबर पे, ये छठे नंबर पे ले लेते हैं, और इसको ले लेते हैं सातवें नंबर पे। ठीक है, इसको हम ले लेते हैं सातवें नंबर पे, कुमारगुप्त तृतीय को। ठीक है, कुमारगुप्त तृतीय। ठीक है, मगध का शासक बना बालादित्य के बाद में। बालादित्य के बाद मगध शासक बना। ठीक है, और इसके अलावा दामोदर के अंदर इसका भी एक ताम्रलेख मिला है। दामोदरपुर में ताम्रलेख मिला, जो कि 543 ईस्वी का है। तो गुप्तों का शासन 543 तक तो आ ही गया। और अंतिम शासक विष्णुगुप्त, अंतिम शासक। ठीक है, जिसे चंद्रादित्य भी कहते हैं। 550 ईस्वी। बस, तो ये बौद्ध गुप्त वंश का आखिरी वंश शासक था, जिसका नाम क्या है? विष्णुगुप्त। आपको ये बढ़िया तरीके से कई बार पूरा पाठ पढ़ने के बाद लास्ट में ऐसे सवाल आ जाता है कि कौन सा अंतिम शासक था, और अक्सर ऐसे छोटे छोटे सवाल गलत हो जाते हैं। ठीक है, और विष्णुगुप्त के बाद फिर गुप्तोत्तर काल डेवलप हो जाता है, और यूँ कहिए कि गुप्त साम्राज्य का जो भाग था, इस पर मौखरी वंश, वर्धन वंश, है ना, इसके अलावा आपके हूणों का शासन उत्तर पश्चिम में, और कई सारे शासकों ने अपना अपना शासन क्षेत्र शुरू किया। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि इस प्रकार विष्णुगुप्त इस वंश का
इस वंश का अंतिम शासक हुआ। अंतिम शासक हुआ। इसके पश्चात गुप्त राज्य क्षेत्र पर निम्न वंश स्थापित हुए। ठीक है, तो कुछ मैं पॉइंट्स जो है आपको ये आप लिख लो और बता देता हूँ। देखिए कौन कौन से हुए, मैं एक हल्का सा बता देता हूँ। ये गुजरात, ये मालवा। ठीक है, तो देखो मालवा में यशोधर्मन आया। ठीक है, और गुजरात में यहाँ पे मैत्रक वंश आया। मैत्रक वंश, ठीक है, वल्लभी विश्वविद्यालय वाले, जिनका मुख्यालय कहाँ था, वल्लभी था, और भट्टारक ने इस वंश की स्थापना की थी। ठीक है, ये थोड़ा सा क्षेत्र याद रखना। तो भट्टारक संस्थापक, वल्लभी इसकी राजधानी थी। फिर ऊपर कन्नौज। कन्नौज में मोखरी वंश आया। ठीक है, और मोखरी वंश को हम थोड़ा सा आगे देखेंगे, उसमें जब वर्धन वंश पढ़ेंगे। और इसके अलावा आपके इसका संस्थापक था हरिवर्मा। पाटलिपुत्र, यहाँ पे पाटलिपुत्र आ जाएगा। चलो मैं सीधा ही लिख लेता हूँ। पाटलिपुत्र में उत्तरगुप्त वंश। पाटलिपुत्र में कौन सा वंश शुरू हुआ? उत्तरगुप्त वंश, जिसके संस्थापक कृष्णगुप्त थे और अपसड तथा ये उत्तरगुप्त का गुप्तों से सीधा कोई संबंध नहीं है। ठीक है, इतिहासकार मानते जरूर है कि कुछ संबंध होगा, बट इसका कोई सीधा संबंध नहीं है। ठीक है, अपसड तथा देवनार्क अभिलेख इनकी जानकारी देते हैं। ठीक है, तो ये पाटलिपुत्र में हो गए, मोखरी वंश हो गया। इधर आपकी पुष्यभूति वंश स्थापित हुआ। ठीक है, यहाँ पे पुष्यभूति वंश, इसको तो अपन आगे डिटेल से समझने वाले हैं। ठीक है, इसको अभी आपको, और इस साइड में फिर हूण आ गए। ठीक है, तो इस प्रकार से पूरे गुप्त काल के क्षेत्र में हूण, पुष्यभूति, मैत्रक, ये यशोधर्मन, मोखरी वंश और उत्तरगुप्त वंश, ये सारे के सारे स्थापित हुए। और इन सभी को विद्यार्थियों मिला के गुप्तोत्तर काल कहते हैं। ठीक है, गुप्तोत्तर काल कहते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर वाले बैच में हम जो अलग से होगा ना, उसमें इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे। बट हमारी गुप्त वंश पूरा होते जो अगली क्लासेस होगी वो वर्धन वंश की होगी, क्योंकि फर्स्ट ग्रेड में अलग से केवल वर्धन वंश ही दिया हुआ है। ठीक है, तो उसको अपन आगे पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि गुप्तों के बाद में ये सारे के सारे आए, और अंत में इतना लिखने के बाद में पूरे गुप्त वंश का एक हल्का सा निष्कर्ष निकाल देते हैं कि कौन से विद्वान क्या कहते हैं। ठीक है, स्वर्ण युग था या नहीं था, ये कहते हैं कुछ विद्वान तो गुप्त काल स्वर्ण युग था। ठीक है, पहला मत ये। अब ये मत दिया था पहली बार के.एम. मुंशी ने। ठीक है, के.एम. मुंशी पहले विद्वान थे जिन्होंने कहा था कि ये आपके गुप्त वंश जो है वो स्वर्ण युग था, के.एम. मुंशी। ठीक है, और ये आर.सी. मजूमदार। ठीक है, आर.सी. मजूमदार, दांडेकर। ठीक है, और रणवीर चक्रवर्ती।
ये सारे लोग क्या कहते हैं कि गुप्त वक्त काल है वो स्वर्ण युग था। दूसरा वर्ग आता है जो कहता है स्वर्ण युग नहीं था, स्वर्ण युग नहीं था, स्वर्ण युग नहीं था। ये जितने भी लोग हैं ये सारे के सारे कम्युनिस्ट इतिहासकार है। कम्युनिस्ट इतिहासकारों में मैं अगर नाम लूँ तो R.S. शर्मा, ठीक है, रोमिला थापर, ये सारे साम्यवादी इतिहासकार हैं। और रोमिला थापर, इसके अलावा D.D. कोशाम्बी, इसके अलावा आपके मैत्री, ठीक है, ये सारे के सारे जो साम्यवादी इतिहासकार है इन्होंने कहा कि गुप्त काल स्वर्ण युग नहीं था, ठीक है। और अन्य इतिहासकार जैसे विंसेंट स्मिथ वगैरह क्या कहते हैं, एक और झाश्री मालीवाड़ा, D.N. झा, ये भी कम्युनिस्ट था। ये सारे कम्युनिस्ट इतिहासकार थे। तीसरा एक आता है आपके विंसेंट स्मिथ। विंसेंट स्मिथ ने कहा था कि एलिजाबेथ और स्टुअर्ट काल की तरह था। एलिजाबेथ व स्टुअर्ट काल जो थे इंग्लैंड के अंदर, उनसे इसकी तुलना की जा सकती है। ऐसा कौन कहता है? विंसेंट स्मिथ कहता है, ठीक है। इसके अलावा अगर अपन और पॉइंट्स देखें तो इसको यूनान की सभ्यता की तरह पेरिक्लिन युग भी कहा जाता है। L.D. बार्नेट ने कहा है। किसने? L.D. बार्नेट ने इसको पेरिक्लिन युग के सामने बिठाया है। पेरिक्लिन भी कला के क्षेत्र का बड़ा धनी युग था, हमने सभ्यताओं में इसको पढ़ा भी है। और R.C. मजूमदार जो है इसको स्वर्ण युग के साथ साथ में क्या कहते हैं? श्रेणी युग भी कहते हैं। श्रेणी युग, स्वर्ण युग, ये दोनों कौन कहता है? ये कहता है R.C. मजूमदार, क्योंकि इस समय कई सारी श्रेणियाँ स्थापित हुई थी, ठीक है, श्रेणियाँ स्थापित हुई थी, तो श्रेणी युग भी कहते हैं। इसके अलावा इसको गुप्त वाकाटक काल भी कहा जाता है। क्या? गुप्त वाकाटक काल भी कहा जाता है। और ये बात कौन कहता है? ये भी आपके R.C. मजूमदार कहते हैं, ठीक है। तो जो भी है, कौन सा क्या कहता है थोड़ा सा ध्यान रखना। साथ में इनके दांडेकर भी थे, ठीक है, दांडेकर। ये पॉइंट्स थोड़ा सा याद रखना। अब देखो, आप अपना मत रख सकते हो कि स्वर्ण युग क्यों था। देखो, कला के क्षेत्र में बहुत उन्नति हुई थी, चाहे बौद्ध कला हो, चाहे आपके मूर्ति कला हो, चाहे हिंदुओं की जितनी भी कलाएं थी वो हो, चाहे विज्ञान की बात हो, चाहे साहित्य की विभिन्न प्रकार की शैलियाँ हो, कालिदास जैसे साहित्यकार हुए, आर्यभट्ट जैसे वैज्ञानिक हुए, वराहमिहिर जैसे वैज्ञानिक हुए, कला हो, चाहे साहित्य हो, चाहे विज्ञान हो, चाहे प्रशासनिक संरचना हो, चाहे अखंड साम्राज्य की स्थापना हो, चाहे आपके हिंदू धर्म का, वैष्णव धर्म का एक सर्वोच्च हो, चाहे धर्म सहिष्णुता हो, बिना कोई मारकाट किए हुए संगठन हो, देश को इकट्ठा करने का कार्य हो, अगर ये सारे एक परफेक्ट राजत्व का सिद्धांत हो, ये सब हम अगर देखें तो इस हिसाब से हम इसको स्वर्ण युग मानते हैं। स्वर्ण युग नहीं था, ये कहने वाले क्या तर्क देते हैं? ये कहने वाले तर्क देते हैं कि नगरों का नाश हुआ, सिक्कों में गिरावट आई, धातुओं के अंदर, इसके अलावा और इनके पास में कोई तर्क नहीं है, ठीक है। स्वर्ण युग कहने वालों के, नहीं कहने वालों के पास में सिर्फ दो ही तर्क है कि आर्थिक स्थिति खराब हुई थी। अब चूंकि आर्थिक स्थिति खराब हुई थी तो हम पूरे काल को ये नकार नहीं सकते कि स्वर्ण युग नहीं था। अब आर्थिक स्थिति के कारण उनकी कला, उनके विज्ञान, उनके साहित्य, उनके साम्राज्य, उनकी राज व्यवस्था, उनकी राजनीति, उनका समाज, उनकी संस्कृति को खारिज नहीं कर सकते। उनकी अर्थव्यवस्था में गिरावट के सीधे संकेत नहीं मिलते। अर्थव्यवस्था में गिरावट का सिर्फ ये एक अनुमान लगता है कि इन लोगों के काल में सिक्कों में सोने की मात्रा कम होती है। इसका मतलब अर्थव्यवस्था में गिरावट आई है। बाहरी व्यापार के इस काल में कम होता था, वो भी इन्होंने अपने हिसाब से जोड़ तोड़ करके बैठाया है, ठीक है। तो ये जो चार कम्युनिस्ट है, 4-5, इन्होंने इसको स्वर्ण युग नहीं ठहराया है। बाकी सभी ने इसको क्या ठहराया है? स्वर्ण युग। और सबसे पहला जो मत था स्वर्ण युग का, वो किसने दिया था? K.M. मुंशी ने दिया था, ठीक है। तो हमें अगर मेंस में लिखने की ज़रूरत पड़े तो आप कह सकते हो कि इस काल में विभिन्न क्षेत्रों में प्रगति हुई थी और कुछ क्षेत्रों में कमजोरी रही। तो हम कुछ क्षेत्रों के कारण विभिन्न क्षेत्रों की प्रगति को एक प्रकार से नकार नहीं सकते, और इस कारण कंक्लूजन देखा जाए तो भारत का स्वर्ण युग है वो गुप्त काल को कहा जाता है।
ठीक है, ये बातें आप अपने स्तर पर लिख सकते हो। तो ये सारी बातें विद्यार्थियों जो मुझे ठीक लगी, हाँ इतनी आपको याद रखनी है, ठीक है। अब जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम गुप्तकालीन प्रशासन और संस्कृति को समझने वाले हैं, ठीक है। और गुप्त प्रशासन संस्कृति में हमने पहले गुप्त प्रशासन देखेंगे, फिर संस्कृति में हम समाज और अर्थ, समाज के साथ में हम कला, विज्ञान और साहित्य देखेंगे, और संस्कृत समाज में, इसमें प्रशासन में हम विभिन्न प्रकार के प्रशासनिक आयामों को देखने वाले हैं, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों, अच्छे रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए।